तो जैसे स्किन है, स्किन एक बैरियर का काम करती है, कई बैक्टीरिया को रोकती है, कई चीजें जो स्किन, अगर ये स्किन पोरस है, इसके अंदर से कुछ ना कुछ पसीना, आपने देखा होगा पसीना आता है, वो जो पसीना होता है उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, और वो फैटी एसिड जो सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया होता है या माइक्रोब्स होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। इसलिए लोगों को बोला जाता है कि अपने पसीने को रोकने की कोशिश ना करें। अगर पसीना आ रहा है तो दैट इज अ गुड साइन, ठीक है, उससे अगर उससे स्मेल आती है तो आप उसका ट्रीटमेंट लें, लेकिन पसीना आना इज नॉट अ बैड थिंग। इसी तरीके से जब हम कोई चीज खाते हैं तो सबसे पहले वो चीज कहाँ जाती है, पेट में। और पेट में जो हमारे एसिड है वो किसी भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज अगर वो एसिड हमारे स्टोमक में ना होता तो हम जितनी चीजें आज के टाइम पे खा रहे हैं उनमें लगभग लगभग हर चीज में बैक्टीरियल लोड आता है, और डेली बेसिस पे आदमी ने बीमार पड़ जाना था। लेकिन हमारा जो स्टोमक है वो लगातार एसिड सिक्रेट करता है, और इतना एसिडिक पीएच में कोई भी बैक्टीरिया जनरली सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके अलावा हमारा जो ब्लड है, जो हमारी बॉडी में लगातार मोशन में रहता है, घूमता रहता है, उसके अंदर कई ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लगातार इससे फाइट करते हैं पैथोजन से। जैसे डब्ल्यूबीसी, जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनका काम होता है कि वो ब्लड, क्योंकि वो ब्लड का पार्ट है, तो वो जहां पे भी उनको कोई फॉरेन पार्टिकल नजर आता है वो उसको किल कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और इसके अलावा हमारी सेल के अंदर एक स्पेशल, बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं, वो थैले की तरह होती हैं, और उनका काम होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल कहीं पे भी उनको नजर आए वो उसको गल्प कर लेती हैं, उसको जकड़ लेती हैं अंदर और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस चीज के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमारी बॉडी को नेचर ने ही ये सारी की सारी फैसिलिटी दे के भेजा हुआ है। लेकिन जो हमें करना होता है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि उसको हमने एक्वायर किया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है आपकी वैक्सीनेशंस। तो वैक्सीनेशंस जो है उसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और वैक्सीनेशन इज ए टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज को जानना आपके लिए जरूरी है एज ए पार्ट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी इम्यून हेल्थ को खराब करते हैं या वीक करते हैं। तो सबसे पहला, आपने ये वर्ड बड़ा बार बार सुना होगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की पूरी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इफेक्ट करती है। अगर स्ट्रेस को रिलीव ना किया जाए, स्ट्रेस से अगर आप अपने आप को दूर नहीं करेंगे, तो आप ये मान के चलें कि आपकी बॉडी के अंदर हर वो नेगेटिव चीज होनी है जो नहीं होनी चाहिए। और इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है स्ट्रेस के साथ। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो मदर आपको, या जो भी आपके घर में एल्डर्स हैं, वो आपको कर्ड के साथ में शुगर मिलाते हैं और आपको वो कंज्यूम करवाते हैं। वो बोलते हैं कि कर्ड और शुगर खा के जाओ तो आपका पेपर अच्छा होगा। तो कर्ड और शुगर में कोई आशीर्वाद नहीं होता। बेसिकली कर्ड जो है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम सब जानते हैं, लैक्टोबैसिलस। और वो बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी इंटेस्टाइन को नॉर्मलाइज कर देता है। क्योंकि जब भी हम एग्जाम के बारे में सोचते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस का सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट जो जाता है वो आपका जाता है जीआईटी के ऊपर, यानी कि आपका स्टोमक डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म। और जब वो इम्पेक्ट वहां पे जाता है तो कई लोगों को डायरिया की शिकायत हो जाती है, कई लोगों को ब्लोटिंग फील होती है, कई लोगों को एसिडिटी हो जाती है, और वो एग्जाम से ज्यादा उन चीजों, उस बीमारी से लड़ रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि स्ट्रेस कैन बी फ्रॉम एनीथिंग, और उसको रिलीव किया जाना आज के मॉडर्न, अगर मैं युग में बात करूं कि आजकल जिस मतलब से जिस टाइम पे हम लोग हैं, यहाँ पे हर चीज में स्ट्रेस है, तो चाह के भी हम इससे रिलीव नहीं हो सकते। तो मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। सेकंड है पुअर डाइट। ऑलरेडी कल वाले सेशन में मैंने काफी ज्यादा इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। डाइट अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली न्यूट्रिशनल वैल्यू कम मिलेगी, और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम मिलेगी तो डेफिनेटली आपकी इम्यून हेल्थ अफेक्ट होगी ही होगी। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी और एक्सरसाइज। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, और कई लोग होते हैं जो एक्सेसिव काम करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कई लोग 8-8 9 9 घंटे या 4 4 घंटे जिम में लगाते हैं, 4 घंटे सुबह चले जाते हैं, 4 घंटे शाम को, कि मैंने पता नहीं क्या बन के बाहर आना है। वो होती है एक्सेसिव एक्सरसाइज। या जैसे मजदूर लोग हैं जो सारे दिन भर काम करते रहते हैं, 6 से 7 घंटे हैवी वर्कआउट करना पड़ता है उनको। और दूसरे होते हैं जो खाना खाया सो गए, खाना खाया कुर्सी पे आके बैठ गए, खाना खाया
या कुछ भी किया और आके बस लिथार्जिक लाइफ को जी रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन इम्यूनिटी सिस्टम के लिए डेंजरस है। तो आपको वर्कआउट भी लिमिट में करना चाहिए, और जो आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या जो आपकी फिजिकल इनएक्टिव रहने की आदत है उसे भी आपको थोड़ा सा बदलना चाहिए। ये सब मैं आपको नेचुरल तरीके बता रहा हूँ। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। विटामिन और मिनरल्स ये सबसे बड़े रेगुलेटर होते हैं इम्यून सिस्टम के। जैसे ही बॉडी में इनका लेवल कम होता है या हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम होती हैं, आप विश्वास करें इम्यून सिस्टम सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होता है। देन नेक्स्ट जो है वो है हमारा पुअर पर्सनल हाइजीन। ये सभी जानते हैं, साबुन से हाथ धोने चाहिए, वरना बैक्टीरिया हाथों में रहता है, वो आपके मुंह से खाने में जाएगा, कुछ को स्टोमक डिस्ट्रॉय कर पाएगा, कुछ को स्टोमक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो फूड कैन बी अ कैरियर। आपके हाथ कहीं पे भी लगते हैं, आंख नाक कान, ये सब जो ओपनिंग्स हैं ये आपके बैक्टीरिया के जाने के रास्ते हैं। तो कभी भी अगर आप सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि आंखों में सारे दिन उंगली नहीं करनी चाहिए, ना नाक में ना मुंह में, तो आपको फोकस रखना है कि आपके हाथ जो हैं वो जब भी आपके इन 3 ओपनिंग्स को टच करें वो धुले हुए हों या बिल्कुल क्लीन और हाइजीन के साथ में मेंटेन हो। इसके अलावा अल्कोहल, आपका स्मोकिंग, ये सब वो चीजें हैं जिनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर जनरेट होता है। कई लीवर के फंक्शंस इफेक्ट होते हैं, तो लीवर की जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, लीवर की फंक्शनिंग की जो एबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो जितना हो सके को इनको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दही वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्लियर है इम्पेयर्ड माइक्रोबाइटा। इम्पेयर्ड माइक्रोबाइटा का मतलब यहाँ पे यह है कि जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्वांटिटी अफेक्ट होती है। अगर वो क्वांटिटी कम है तो डेफिनेटली आपको जीआईटी से रिलेटेड कई सारी ट्रबल होंगी, और वो वापस से आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। लैक ऑफ स्लीप, आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वो सोते नहीं है, तो वो बीमार जनरली पाए जाते हैं। कभी हेडेक हो रहा है, कभी उनको कोई ना कोई एंजाइटी हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए आदमी को। और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, आप चाहो चाहे ना चाहो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हैवी मेटल्स हवा में है, प्लास्टिक हवा में है, आपके पानी के अंदर कई सारी ऐसी चीजें जो आपको कंज्यूम नहीं करनी है, बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मेजरली इम्यून हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर ये बैलेंस्ड है तो आपका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली अच्छा रहेगा। अगर ये इम्बैलेंस हुए तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी और वीक होगी। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इन सब में से हमारे पास किस किस चीज के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्यून सिस्टम को हमारी खराब करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है? क्रोनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए? अगर मैं आपसे बात करूं कि आप टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा, तो भी आपका दिमाग लगातार सोचता है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेंशन ना हो। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि हम कुछ अपनी डाइट में ऐसा लें जिसकी वजह से जो स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो रहे हैं उन पे कंट्रोल पाया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, ताकि हमारी बॉडी के एटलीस्ट जो ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहें। पुअर डाइट ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डाइट का ही पार्ट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका इम्पेयर्ड माइक्रोबाइटा। आपको बड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं कि जो सीबक थोर्न की हम बात कर रहे हैं, वो सीबक थोर्न इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अगर सीबक थोर्न को डेली खाली पेट कंज्यूम किया जाए, अकेले सीबक थोर्न जूस को भी, तो भी आपका जो जीआई है, जो आपका स्टोमक है, या आप यूं बोल सकते हो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ, उसका मल्टीप्लीकेशन काफी अच्छा होता है, एंड इट इज कंपेरेबल टू कर्ड। तो क्योंकि ये जो है ये आपका काम करता है एज ए मीडिया, ग्रोथ मीडिया। इसमें खुद में बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन ये काम करता है मीडिया की तरह, जिसमें जाने पे बैक्टीरिया जो है स्पेशली इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स अ गुड सोर्स फॉर द इंटेस्टाइनल माइक्रोबाइटा। एंड जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस आप रिमूव कर सकते हैं, माइक्रोबाइटा को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, हाइजीन को आप मेंटेन कर सकते हैं,
इस पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी और एक्सेसिव एक्सरसाइज पे। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप, अगर आप कितना, आपकी कितनी मजबूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो एटलीस्ट 8 घंटे की स्लीप आपको जरूर लेनी ही चाहिए। इन केस आप 8 घंटे की स्लीप नहीं ले पाते हैं तो आप कोशिश करें कि 6 घंटे की स्लीप और 10 से 15 मिनट का बिल्कुल शांति से बैठ के कहीं पे अपने आप को सिर्फ टाइम देना है। उसमें आपने ना तो किसी के बारे में सोचना है, और कोशिश करें कि दिमाग आपका बिल्कुल ओपन रहे, खाली रहे। दीज आर सम वार्निंग साइंस जिससे मालूम पड़ता है, ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। स्टोमक इश्यूज, स्टोमक इश्यू में डायरिया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, अगर इन तीनों में से कोई भी सिम्टम बार बार हो रहा है, रिपीटेशन में हो रहा है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम जो है वो किसी का कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोल्ड एंड कफ, रिकरिंग एपिसोड्स, मतलब बार बार होना, 10 दिन तक लगातार हो रहे हैं, मतलब वो चले जा रहा है, आपने दवाई ली, आप ठीक हो गए, फिर 15-20 दिन, 1 महीना हुआ, फिर से वही वापस कोल्ड एंड कफ आपको फील हो रही है। इसके अलावा कांस्टेंट इरिटेशन इन थ्रोट, आपने देखा होगा कई लोग जिन्होंने कोविड को फेस किया है, तो ड्यूरिंग कोविड सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड, तो कई लोगों का जो थ्रोट है वो अभी तक करेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन ये है कि वायरस तो चला गया, बट वायरस के जो पार्ट्स हैं जो उसने बॉडी को डैमेज किया है, वो इस तरीके से डैमेज किया है कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा, तो अभी तक भी बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही है। तो इट्स ए कांस्टेंट इरिटेशन इन थ्रोट, इट इज ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एंड इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है। फैटिग, मैंने आपको बताया, अगर आपको या किसी को लगता है कि वो आ, सोने के बाद भी जब उठता है तो भी वो टायर्ड फील कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसको लग रहा है कि काम करने का मन नहीं है, इट मीन्स देयर इज समथिंग जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा है डिलेड वुंड हीलिंग, कई लोगों के आपने देखा होगा कि कट या वुंड्स के जो घाव होते हैं वो जल्दी भरते नहीं है, और कई लोगों के बड़ी जल्दी हील हो जाते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दी मीन्स आपका इम्यून सिस्टम। इसके अलावा फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन्फेक्शन, कफ एंड कोल्ड भी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हैं, साइनस, ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट, फंगल इन्फेक्शन। तो ये सब साइन है, वार्निंग साइन, कि इसका मतलब है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग जोन में है या वो वीक हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो है रोल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर वो है विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे आप सब इस वर्ड को जरूर जानते होंगे, विटामिन सी, एज यूजुअल ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा रोल होता है डब्ल्यूबीसी, जो मैंने आपको बताया था कि आपके ब्लड का एक पार्ट है श्वेत रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी, और वो डब्ल्यूबीसी जो है होता है, उसकी वजह से आपकी किसी भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की कैपेसिटी डेवलप होती है। तो फॉर्चुनेटली विटामिन सी इज नॉट ओनली एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, बट इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस। इसलिए विटामिन सी आपकी डाइट का पार्ट कंपल्सरीली होना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइज। सेकंड नंबर पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी को हम जनरली ये सोच लेते हैं कि विटामिन डी मतलब कार्डियक हेल्थ हो गया या हड्डियों के लिए हो गया, बट विटामिन डी प्लेस वाइटल रोल इन द इम्यून सिस्टम। कई लोगों के जिनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि जो उनका इम्यून सिस्टम लो है वो ड्यू टू विटामिन डी की डिफिशियंसी है। वो सोचते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो हमारे हार्ट में दिक्कत आएगी या हमारे हड्डियों के किसी चीज में दिक्कत आएगी, उनकी स्ट्रेंथ में दिक्कत दिक्कत आएगी, बट ऐसा नहीं है। विटामिन डी इन दो को ही अफेक्ट नहीं करता है, वो इसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी इम्पैक्ट डालता है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। विटामिन ए, आपको मैंने कल भी बताया था कि विटामिन ए को हम जनरली ये मान लेते हैं कि सिर्फ आंखों के लिए जरूरी है, बट ऐसा है नहीं। विटामिन ए आंखों के लिए भी उतना ही जरूरी है, ब्रेन के लिए भी उतना ही जरूरी है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जो सेल अंदर जो हमारे स्मूथ टिश्यूज हैं, जैसे लंग्स हो गए, आपका ये जो गले के अंदर का जो टिश्यूज है ये हो गए, इनकी जो सरफेस के ऊपर लाइनिंग होती है, एक लेयर होती है, ताकि चीजें जो स्मूथली इधर से उधर ट्रेवल कर पाए, उस सरफेस के ऊपर जो लाइनिंग है उसको ये स्ट्रेंथ देता है। अगर मान लो विटामिन ए ना हो तो उस लाइनिंग में कई जगह पे
पोरोसिटी हो जाएगी, कई जगह पे उस लाइनिंग में स्पेस बन जाएंगे, और उस स्पेस की वजह से बैक्टीरिया सीधा एंटर कर जाएगा स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में। अगर आपका डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो आप मीन्स किसी को भी डिजीज हो सकती है और इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो विटामिन ए अगेन वेरी इसेंशियल। इसके अलावा जिंक, आपने शायद सुना हो कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, आईसीएमआर ने सबसे ज्यादा काम इस मिनरल के ऊपर किया है। और जो आंगनवाड़ी है आंगनवाड़ी हो गया, या जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें जिंक को टारगेट बनाया गया है, क्योंकि अगर जिंक आपकी बॉडी में कम है तो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होना ही है। इसके अलावा आयरन नेसेसरी है हीमोग्लोबिन के लिए, और जो इम्यून सेल्स होती हैं वो भी लाइव सेल्स हैं, तो उन सेल को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर कैरी किया जा सकता है। और मैग्नीशियम, ये मेजोरिटी ऑफ इंडियंस में डिफिसिट पाया जाता है, और कई जगह पे वैसे मतलब जो हमारी डाइट है, जो वेजिटेरियन लोग डाइट कंज्यूम करते हैं, उसमें मैग्नीशियम की कोई डिफिशियंसी है नहीं। लेकिन जो लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं उनमें मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ जाती है। तो जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड में मैग्नीशियम इज ए हाईली डिफिसिट मिनरल। अगर मैं यूएस या उनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा सप्लीमेंट जो वहां पे बिकते हैं वो मैग्नीशियम के ही बिकते हैं। अब आता है हमारा कि सीबकथोर्न का रोल क्या है, कैसे सीबकथोर्न इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और मैं आपको एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने सीबकथोर्न को ये सोच के डिजाइन नहीं किया था कि मुझे सीबकथोर्न के बारे में डिस्कशन करना है। मैंने जस्ट जब मैं एनालाइज कर रहा था डिफरेंट लिटरेचर अवेलेबल है जो साइंटिफिकली, कि इम्यून सिस्टम पे किस तरीके की चीजें ज्यादा बेहतर काम करेंगी, तो जब मैंने सीबकथोर्न को स्टडी किया 2016 में, देन आई रियलाइज्ड इट कि सीबकथोर्न के अंदर हर वो चीज है जो एक इम्यून सिस्टम को या मतलब बॉडी के अंदर कई सारी डिजीजेस को रोकने का काम कर सकती हैं। क्योंकि आज मेरा टॉपिक इम्यून सिस्टम है, इसलिए मैं आज जितना स्पेसिफिक रहूंगा वो इम्यूनिटी की तरफ रहूंगा या इम्यून सिस्टम की तरफ रहूंगा। नेक्स्ट टाइम हम किसी और चीज पे जब बात करेंगे तब मैं बाकी चीजों के बारे में भी आपके साथ ओपन होकर डिस्कशन करूंगा। तो सीबकथोर्न जो है हेल्प करता है, रिस्टोर करता है और इम्प्रूव करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। ये रेगुलेट करता है, और ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है, बिकॉज मैं साइंस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं टेक्निकल ही बात करूंगा। मेरा इस मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट है ये सारा का सारा टेक्निकल कंटेंट है और रिसर्च पब्लिकेशन की फॉर्म में अवेलेबल है डिफरेंट साइंटिफिक जर्नल्स में। इट रेगुलेट्स एंड इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम, जिसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। चूंकि मैं आप लोग साइंस बैकग्राउंड से शायद आप में से कुछ होंगे, कुछ आप में से आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, कुछ और कहीं से होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं टेक्निकल वर्ड्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊं, अदरवाइज बाकियों के लिए सेशन बड़ा बोर हो सकता है। तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में इतना जरूर समझाऊंगा कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक सेल या एक एंजाइम या एक विटामिन का काम नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ सिनर्जिज्म। कई सारी चीजें मिलके जब लगातार काम करती हैं तो जाके हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शनल होता है। अगर उसमें से एक भी चीज की डिफिशियंसी होती है तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होता है। तो सीबकथोर्न इज केपेबल ऑफ रेगुलेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके अलावा अगर किसी मीन्स मैंने आपको बताया कि रिस्टोर्स द डिस्टर्ब इम्यून सिस्टम, इसके स्ट्रेंथ करता है बॉडी को ताकि डिजीज के लिए हम रजिस्ट हो पाए, और डिजीज के जो प्रिवेंशन हैं या उनकी जो रिकवरी है उसको फास्ट करने में सीबकथोर्न, क्योंकि अपने आप में एक फूड है तो वो सारे रोल प्ले करता है। तो सीबकथोर्न अगर मैं इम्यून सिस्टम की बात करूं तो इट्स अ परफेक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट जिसमें वो सारी कैपेबिलिटीज हैं कि वो इम्यून सिस्टम की ओर लगातार मॉनिटर कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। uh, ऐसा कैसे कर सकता है, सीबकथोर्न में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज हम दोबारा इसको जस्ट एक रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। विटामिन सी, मैंने आपको बताया 50% ऑफ आरडी अकेला सीबकथोर्न आपको सप्लाई कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस पे काम करता है वो है पॉलीफिनोल एंड फ्लेवोनोइड्स। ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर ये विटामिन सी के साथ मिला दी जाए तो अपने आप में आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस किया जा सकता है। स्पेशली जो सेलुलर लेवल पे आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन
एक्टिव होके घूम रहे होते हैं, और डिजीज कोज करने की सबसे बड़ी जो रीजन होता है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कई सारे जो मीन्स सिबकथोर्न की जो प्रॉपर्टी है, या इन तीनों की, क्योंकि पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हैं जो ग्रीन टी के बारे में बड़ा ज्यादा पढ़ा होगा आप लोगों ने। ग्रीन टी इसीलिए फेमस है कि उसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, लेकिन उसमें डिफिशियंसी क्या है, ना फ्लेवोनॉइड्स है ना विटामिन सी है। तो ग्रीन टी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें बोला जाता है कि अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो आपका एकदम ऑक्सीडेशन जो लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि पॉलीफिनॉल्स अलोन इज नॉट सफिशिएंट कि आप उसको पिएंगे चाय को और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आपको उसके साथ में विटामिन सी भी चाहिए, आपको उसके साथ में फ्लेवोनॉइड्स भी चाहिए, आपको उसके साथ में फैटी एसिड्स भी चाहिए, लाइक ओमेगा ओमेगा 3, 6, 9, 7, विटामिन ई चाहिए, ए चाहिए, एंड मैनी मोर। तो किसी एक चीज के अंदर या किसी एक नेचुरल प्रोडक्ट में अगर ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, डेफिनेटली इम्यून सिस्टम जो है, जो जो कॉम्प्रोमाइजिंग जोन में था, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा, और इम्यूनिटी जो आपकी इन्हेंसमेंट है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, विजिबल रिजल्ट्स आएंगे विद इन जो भी टाइम फ्रेम तक आप इसको कंज्यूम करना चाहें, क्योंकि सबसे पहली चीज इट इज नॉन टॉक्सिक। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, विटामिन सी, पॉलीफिनॉल, फ्लेवोनॉइड, ओमेगा, विटामिन ई, कैरोटीन, ये सब मिलके बायो से मीन्स जो सीबकथोर्न है उसको एक इंग्रेडिएंट बनाते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ चॉइस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इम्यूनिटी। अब सवाल आता है कि जब अकेला सीबकथोर्न इतना कैपेबल है तो हमें बाकी इंग्रेडिएंट की जरूरत क्यों पड़ी, या बाकी हमने इम्यूनोसेस जैसा प्रोडक्ट क्यों निकालना पड़ा? तो आंसर बड़ा सिंपल है कि हम एशियन या इंडियंस या जो हम जो लोग हैं, हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है कि जब तक हम बीमार नहीं पड़ते तब तक हम बीमार मानते नहीं हैं अपने आप को कि हम बीमार हो सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान का वरदान है कि हमें कोई बीमार नहीं कर सकता। हम इस दुनिया के सबसे अनोखे लोग हैं जिनको बीमारी हो ही नहीं सकती। तो हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक हमें प्रॉब्लम आ ना जाए, और जब प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आपका सिस्टम जो है वो हैक हो चुका होता है थ्रू बैक्टीरिया या थ्रू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स या मेनी मोर थिंग्स। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें हर चीज की रिकवरी बहुत फास्ट चाहिए। अगर मैं आज बीमार हुआ हूं तो मुझे आज के आज ही ठीक होना है, अगर मैं आज ठीक नहीं हुआ तो दिक्कत है। जैसे कई लोगों को नेक पेन होते हैं, साइटिका होती है, या कोई और सारे कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि ट्रबल होती है, तो स्टार्टिंग में वो उसको हल्के में लेता है कि कुछ नहीं, मैं एक्सरसाइज करके ठीक हो जाऊंगा। किसी को ब्लोटिंग की दिक्कत होती है तो वो बोलता है कोई नहीं, गैस तो बनती रहती है। किसी को मीन्स नर्वस प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, वो बोलता है कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। किसी को एंजाइटी होती है, लाइक वाइज सो मेनी थिंग्स। तो हम इंतजार क्या करते हैं जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती। उस वजह से जब इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम ऐसा कोई इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करें या ऐसा इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें कि हम उसकी वजह से हमारी जो रिकवरी है वो फास्ट हो, और हमारी बॉडी को कम से कम बाहर की चीजें खानी पड़े जो सिंथेटिक हो। तो अगर हम उस सारे अल्टरनेट को सोचते हैं तो जो इम्यूनोसेस का कंपोजिशन है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें अगर मैं बात करूं अश्वगंधा, अश्वगंधा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जब भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, मैंने आपको बताया, टायर्डनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, और कई सारी चीजें हैं जिसमें बॉडी को मतलब आदमी को लगता है कि काम नहीं करना, छोड़ो, देखी जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अश्वगंधा जो है वो स्टेमिना एनहेंस करने के लिए टाइम टेस्टेड ड्रग है। ऑलरेडी लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे आयुर्वेदा से लेके यूनानी और सिद्धा और जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, सब में अश्वगंधा का कहीं ना कहीं रोल है, और इसी चीज के लिए है, स्ट्रेस रिड्यूस करने में डेफिनेटली। तो पहले ही विटामिन सी था, पॉलीफिनोल्स थे, ओमेगा था, तो अश्वगंधा से स्ट्रेस को क्यों रिड्यूस करवाना है? तो अश्वगंधा से रिड्यूस इसलिए करवाना है कि आपको अगर मैं इस तरीके से बताऊं, बिकॉज मैं टेक्निकल हूं तो शायद मेरे लिए ये चीजें समझना आसान है, थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब हमें कोई डिजीज होती है तो जो प्रॉब्लम है वो एक साइड से नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो लाइक इस तरीके से है, मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं एक तरह का, तो वो ट्रीटमेंट यहाँ पे तो कारीगर है लेकिन वो यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे अलग तरीके का ट्रीटमेंट देना है, यहाँ पे पहुंचने के लिए अलग तरीके का, और इस तरीके से मुझे इस पूरे के पूरी डिजीज को कवर करना है।
तो जब मुझे इस पूरी डिजीज को कवर करना है तो मुझे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ सकते हैं, मुझे कई सारे इंग्रेडिएंट लेने पड़ सकते हैं जो अलग अलग तरीके से उस डिजीज को खत्म करने में या उस प्रॉब्लम को खत्म करने में एक एसोसिएशन निभाएं और एक सिनर्जिज्म की तरह काम करें, ताकि हमारी रिकवरी फास्ट हो और हमारा जो भी सिस्टम जहां पे भी डैमेज है उसको इमीडिएटली या बहुत जल्दी ठीक किया जा सके। तो इसलिए अश्वगंधा का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा मुलेठी, मैंने आपको कल भी बताया था, प्लांट स्टीरोल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुलेठी का केमिकल स्ट्रक्चर है वो है प्लांट स्टीरोल्स, और ये स्टीरोइड की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जनरली खांसी क्यों आती है या सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, तो हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, लंग्स के मसल्स हैं, गले के अंदर जो मसल्स हैं, या यहाँ पे जो थ्रोट के जो मसल्स हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या बॉडी की कई सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम है वो केमिकल को रिलीज करता है वहां पे जाके, कि कुछ केमिकल जाएंगे तो उसकी जो हीलिंग है वो फास्ट होगी। लेकिन होता क्या है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कफ, कोल्ड, लंग्स में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत और कई सारी ऐसी चीजें जो हमें बाहर से नजर नहीं आती, वो हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है। तो प्लांट स्टीरोल जो है वो कैपेबल होते हैं इस चीज से लड़ने के लिए, इसलिए मुलेठी को इसमें डाला गया और मुलेठी की वजह से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। गिलोय, अगर मैं बात करूं अपना कोरोना के टाइम की, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ड्रग को यूज किया गया है किसी भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स के थ्रू तो वो गिलोय है, क्योंकि गिलोय के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि जो हमारा लिम्फ है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारी टी सेल जिसको हम बोलते हैं इम्यून सेल्स और बी सेल्स, मेमोरी सेल्स, ये लगातार जनरेट होती हैं, इनका नंबर बढ़ता है, उस सिस्टम पे गिलोय काम करता है। लेकिन गिलोय की फिर प्रॉब्लम वही है कि गिलोय अकेला इज नॉट कैपेबल, तो हमारे पास में अल्टरनेट के तौर पे तो हमने गिलोय को भी इनकॉर्पोरेट किया। सिमिलरली कालमेघ, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका नाम ही होता है ज्वर को उतारने वाला। तो जब कोई फीवर किसी भी चीज से ठीक नहीं होता, पैरासीटामोल काम नहीं कर रही या कोई भी और चीज काम नहीं कर रही, तो कालमेघ जो है वो एक ऐसी औषधि मानी जाती है कि आ, आयुर्वेदा में सबसे ज्यादा अगर कोई फीवर का ट्रीटमेंट करने के लिए कोई ड्रग कभी यूज की जाती है तो वो दैट इज कॉल्ड कालमेघ। और ये दूसरा काम जो करती है, हिस्टामिन की रिलीज को रोक देती है। तो आपने देखा होगा कई लोगों को सीजन चेंज होते हैं तो अचानक उनको एलर्जी हो जाती है। वो एलर्जी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जो है उसकी वजह से जो एलर्जी होती है और इम्यून सिस्टम जो कई बार कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उसमें कालमेघ जो है अपना एक रोल प्ले करता है। टर्मरिक, सभी जानते हैं, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेमेशन, लीवर, आपकी फीवर की रिकरेंस, सारी चीजों को रिस्टोर करने में टर्मरिक का एक बहुत बड़ा रोल है। पिपली एंड पाइपर, ऑलरेडी आपने शायद ये वर्ड सुने होंगे। काली मिर्च जिसको हम जनरली एक नेचुरल नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, और पिपली एक लंबी सी एक काली मिर्च की तरह, लेकिन उसके बीज नहीं होते, वो मतलब एक डाली उसकी तरह होती है, ब्रांच की तरह छोटी सी। इन दोनों का काम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, चाहे हम टर्मरिक खा रहे हैं, चाहे हम अश्वगंधा खा रहे हैं, चाहे हम बायोसेज के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, या हम नॉर्मल फूड भी खा रहे हैं, तो वहां से भी जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एक्शन को ये बढ़ाती है, उनके ब्लड के अंदर उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो खाया वो हमारे अंग को लगे या वो हमारे सर्कुलेशन में पहुंचे, और जिस जगह पे उस चीज की जरूरत है उस जगह तक वो चीज पहुंचेगी तभी जब वो ब्लड में जाएगी। और ब्लड में एब्जॉर्ब कराने के लिए इन दोनों केमिकल्स का या इन दोनों नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई किसी जगह पे खाना खाते हैं तो जो मसाले, जहाँ पे खड़े मसाले डाले जाते हैं बिना पीसे, तो आपने देखा होगा उसमें काली मिर्च जरूर डाली जाती है। तो काली मिर्च का काम होता है खाने को पौष्टिक बनाना, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करवाना। इसके अलावा देवदार बार्क, गूगल, ये आप सब जानते हैं कि गूगल और देवदार बार्क का जो मेजर काम है वो होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना। और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। तो जब भी कोई अंदर हमारे किसी ऑर्गेन में डैमेज है, या ऑर्गेन में स्वेलिंग है, या किसी स्मूथ मसल में स्वेलिंग हो रखी है, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। इसके अलावा इसमें जो डला हुआ है वो है सिबकथॉर्न ऑयल फ्रॉम बेरी लीव्स एंड सीड्स। तो अभी सवाल ये है कि जूस के साथ साथ ये चीजें क्यों, मतलब ऐसा क्यों? तो आंसर बड़ा साफ है
कि हमारी बॉडी के अंदर सेल जो है, उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर दूसरी बड़ी चीज है वो है पानी। तो पानी के लिए अगर मैंने कल भी आपको शायद बताया था कि 60% ऑफ जो हमारी बॉडी है वो पानी से बनी है, उसका वजन जो है वो पानी का वजन है। तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को अगर हमने एक सेल से दूसरी सेल में भी पहुंचाना है, तो भी बीच में उसको पानी क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि सेल एक दूसरे के साथ चिपकी हुई नहीं है, सेल जो है एक दूसरे के साथ गैप में है। उस गैप में जो भरा हुआ चीज है, लिक्विड है, वो पानी है। तो हमारे पास में कोई भी चीज अगर स्ट्रेस आ रहा है, तो स्ट्रेस दो तरीके की चीजों पे काम करेगा, एक होगा वाटर सोल्यूबल और एक होगा लिपिड सोल्यूबल, या जिसको हम बोलते हैं ऑयल सोल्यूबल। तो दोनों ही स्ट्रेस के लिए हमें ट्रीटमेंट ढूंढना है। हम सिर्फ वाटर सोल्यूबल, क्योंकि विटामिन सी जो है वो टिपिकली वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है, तो सीबकथोर्न में ओमेगा जो है इट इज फैट सोल्यूबल। तो हम दोनों तरीके के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ना चाह रहे हैं। इस स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए हमने इसमें ऑयल का भी इनकॉर्पोरेशन किया है। अब कुछ की पॉइंट्स, क्योंकि जहां तक आपको मैंने जितना बता पाया, मुझे लगा कि जितना बेस्ट सिंपल मैं इसको समझा सकता था मैंने कोशिश की। तो यहाँ से मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दूंगा कि आपको क्या जानना या क्या इम्यून सिस्टम के बारे में जितना कितना समझना चाहिए मिनिमम। तो सबसे पहला है, वाई इम्यूनिटी इज गेटिंग वीकर और कॉम्प्रोमाइज्ड। तो रीजन है जेनेटिकली है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन पे आपको उससे रिलीफ मिले, और उसमें आपके पास में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको जेनेटिकली मिला हुआ है। तो आपको सिर्फ जो आपके सप्लीमेंट है नेचुरल तरीके से, उसको आपको लगातार कंज्यूम करना है। देर इज नो वे आउट। सेकेंड है एनवायरमेंटल। मैंने आपको बताया कि हर जगह पे पोल्यूशन है, प्लास्टिक हवा में है, बैक्टीरिया हवा में है, कोई भी जो मीन्स कई सारी चीज़ों में आपने देखी होगी कि लोग खाना खुले में फेंक देते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन कट स्लॉटर्स हैं वो उनको खुले में फेंक देते हैं। तो पानी गंदा, हवा गंदी है, जो भी कुछ है, तो उससे आपका बचना लगभग लगभग नामुमकिन है। स्मोकिंग, अगर किसी को हैबिट है तो वो स्मोकिंग, चाहे उसको पता है कि स्मोकिंग कैन कैन इंजूरियस टू हेल्थ, बट छोड़ा नहीं जा सकता। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप चाहो चाहे ना चाहो, आप कितनी भी कोशिश कर लो उसको अवॉइड करने की, लेकिन आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को, आप वो पार्ट है लाइफ का, यू हैव टू रिमेन विद द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हाँ, आप उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अगेन द थिंग इज बाय यूजिंग अ प्रॉपर सप्लीमेंटेशन। ओबेसिटी, पुअर डाइट, ये सब वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम या तो कमजोर हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो गया। देन आंसर इज मीन्स अगेन सेकंड थिंग जो आपको यहाँ से समझनी है, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। तो आंसर है बैलेंस डाइट, कोशिश करें, जो मैंने कल भी आपको, जिस पे मैंने कल भी वेटेज दिया था। सेकंड है सीबकथॉर्न जूस, जो एड्रेस करता है विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी को, टू एनहेंस द प्रोडक्ट पोटेंसी। क्योंकि अकेला विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी को तो हम आज से करना शुरू करेंगे, लेकिन जो डैमेज ऑलरेडी बॉडी को हो चुका है उसका क्या? तो उसको लगातार मेंटेन करने के लिए और प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए जो बाकी के जो मीन्स हर्ब्स हैं या कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, ताकि ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिल सके। तो इसमें जो हर्ब सेलेक्ट की गई हैं वो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों सिस्टम्स के बेसिस पे की हैं। ऐसा नहीं है कि जब इसको डिजाइन किया गया तो इसमें सिर्फ आयुर्वेदा को देखा गया, या सिद्धा को देखा गया, या सिर्फ ट्रेडिशनल सिस्टम्स को देखा गया। हमने ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे जो ड्रग्स हैं और उन पे जो साइंटिफिकली भी रिसर्च हुई है, उन दोनों पैरामीटर्स को इवेल्युएट किया, एंड फाइनली वी कंक्लूडेड कि ये चीजें मिलाने से बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, एंड देन टेस्टिमोनियल्स आर अवेलेबल। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल भी आपको बताई थी, इंडोजीनस। तो इंडिजीनस की अगर मैं बात करूं तो इंडिजिनसिटी देखी जाती है, एंड क्लिनिकल डाटा सपोर्ट, जो आपको बैकअप देता है कि जो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उसको इनकॉर्पोरेट करने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें जब हमने एक साथ फ्रेम में रखी, तो वी गॉट द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड इम्यूनोसेश। व्हाई दिस फॉर्मुलेशन इज यूनिक? ये मीन्स मेरा पर्सपेक्टिव है टेक्निकल, आई एम नॉट पर्सन फ्रॉम दिस सेल्स बैकग्राउंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को टेक्निकली देखूं, तो मुझे ये प्रोडक्ट या ये फॉर्मुलेशन क्यों यूनिक लगी। तो
इसका आंसर ये है कि इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ सीबकथॉर्न। मीन्स हमने ऑयल भी ले लिया बेरी का, लीव्स भी ले ली, सीड्स का भी ले लिया, जूस भी ले लिया। तो इट इज बेसिकली मिनिमली प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक फ्रूट से बना हुआ प्रोडक्ट है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स वो कहता है कि आपको होलसम फूड पे जाना चाहिए, तो इम्यूनिटी के लिए स्पेशली। तो होलसम फूड का मतलब ये होता है कि मिनिमली प्रोसेस्ड हो और उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स या जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आ जाए। तो उस नजरिए से अगर मैं इसको देखता हूँ तो दिस फॉर्मुलेशन इज यूनिक। होलसम फूड जो है वो आयुर्वेदा का एक कॉन्सेप्ट है जो इंश्योर करता है बोथ वाटर एंड ऑयल सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मैंने आपको क्या कहा कि हमारी बॉडी 60% किससे बनी है, पानी से। रेस्ट जो है उसमें लिपिड है या कुछ मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम वगैरह, जिससे हड्डी वगैरह हमारी बनती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को बहुत अच्छा काम करने के लिए उसके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो वाटर के साथ भी उतना ही अफेक्शन रखे जितना उसका फैट के साथ है। अगर सिर्फ पानी के साथ अफेक्शन है या पानी में ही घुलने की प्रवृत्ति है तो भी वो बॉडी में हमारे बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है। और अगर वो सिर्फ फैट में सोल्यूबल है तो भी वो हमारे काम की बहुत ज्यादा चीज नहीं है। तो हमारी बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो वाटर और ऑयल सोल्यूबल होनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या फार्मास्यूटिकल दवाई तैयार करते हैं तो उसमें जब टैबलेट बनाई जाती है तो टैबलेट को दोनों तरीके से देखा जाता है और उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम HLB वैल्यू, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। हम कभी भी किसी टैबलेट को ऐसे डिजाइन नहीं करते कि वो सिर्फ पानी में सोल्यूबल हो, मीन्स सोल्यूबल इन द सेंस कि उसका अफेक्शन जो है केमिकल का वो सिर्फ पानी के साथ हो। अगर ऐसा होगा तो आप कभी भी हम जो है वो कभी भी ब्रेन रिलेटेड या फीवर रिलेटेड बीमारियों से भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो वहां तक ड्रग को पहुंचाने के लिए हमें उसका हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक दोनों के साथ जो उसका अफेक्शन है उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो सिमिलरली इस फॉर्मुलेशन की जो यूनिकनेस है कि इसमें वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स भी हैं एंड ऑयल सोल्यूबल कंपोनेंट्स भी हैं। ऑल्दो जो सीबकथॉर्न है उसमें ऑलरेडी उस जूस के अंदर भी, क्योंकि जूस जो होता है वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता, जूस जो होता है वो प्रेस करके बनाया जाता है, तो उसमें वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट भी आता है और फैट सोल्यूबल कंपोनेंट भी आता है। लेकिन चूंकि हमें इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी डैमेज इम्यून सिस्टम के साथ हम कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में हैं, तो हमें उसको और बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर ऑयल्स का इनकॉर्पोरेशन करना पड़ा। वो इसको और बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ प्रोडक्ट बनाता है। सेकेंड है, इट कंटेन्स रेंज ऑफ द हर्ब्स जिनका एक्शन का जो तरीका है, उनके जो मैकेनिज्म्स हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग होने की वजह से क्या है, एक ही जगह पे लड़ाई नहीं है। मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि जब भी कोई बीमारी होती है तो बीमारी जो हमारे सेल के अंदर, चूंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो बीमारी जब होती है तो वो एक तरह से आप यूं मान के चलो कि एक बाउंड्री लाइन है। अब उस बाउंड्री लाइन पे आप एक ही जगह पे अगर सारी सेना को उतार दोगे तो लड़ाई कैसे जीतोगे? क्योंकि पूरी की पूरी जो बाउंड्री लाइन है आपको उसको कवरेज देना है। तो एक तरह की जो इंग्रेडिएंट होगा वो एक ही जगह पे अटैक करेगा, तो दूसरी जगह के उसको डिजीज या दूसरी जगह के लेवल को बैलेंस करने के लिए हमें दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ताकि हमारी पूरी की पूरी जो लाइन है, पूरे का पूरा जो इफेक्ट है वो एक साथ हमें मिले। अदरवाइज क्या होता है कि एक ही चीज से अगर हम कोशिश करते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लग सकता है। दूसरा यह है कि बॉडी जो है वो मतलब उतनी ज्यादा अगर पहले ही बहुत ज्यादा वीक है तो शायद वो उतना अच्छा रेस्पॉन्स ना दे। तो कई बार ये होता है कि 2 या 3 इंग्रेडिएंट को बॉडी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देगी लेकिन बाकियों को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देगी। और हर इंडिविजुअल बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा या सुना होगा, कुछ लोगों का जो पेन है वो किसी और टेबलेट से जाता है, किसी का आइबुप्रोफिन से ठीक होता है, किसी का ब्रूफिन से मीन्स किसी का कॉम्बीफ्लेम से ठीक होता है, किसी का पैरासीटामोल से ही ठीक हो जाता है। तो देर आर सो मेनी इंडिविजुअल्स और उसी अकॉर्डिंग दुनिया में कई सारी चीजों की वो हैं इन सॉल्यूशंस हैं। और इसके अलावा द फॉर्मुलेशन कंटेन्स द हर्ब्स जो सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बढ़ाते, जब बल्कि आपको जो इम्यूनिटी की वजह से जो सिम्टम्स बॉडी के अंदर आ गए हुए हैं, जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई हुई है, उससे भी रिलीफ दिलाते हैं। इसलिए मेरी जो अपनी एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मुलेशन है ये अपने आप में एक यूनिक फॉर्मुलेशन है। दिस इज अगेन एनी क्वेरी। आपकी क्वेरी मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप
चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या नरेश जी के थ्रू आप पहुंचा सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक बहुत यू। अच्छा और इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का आपका। और जैसा कल हमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा मिला, और हमारा ये है कि आगे के सेशन के लिए हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि चलिए। आगे बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज हमें मिलने वाली है। और आपने जो अपना कीमती वक्त दिया आज भी हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपका मैं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एंड कंटिन्यू करते हैं, हम कल फिर मिलते हैं 8 बजे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू ओके जी। वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।